नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि प्रिंट कैसे स्टार्ट हुआ था, चाइना से कैसे जापान में पहुंचा, जापान से वो इटली पहुंचा और इटली से वो जर्मनी, जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग्स के जो प्रिंटिंग प्रेस था उसमें क्या क्या हुआ। फिर पूरे जर्मनी से लेकर पूरे यूरोप में हुआ। फिर यूरोप क्या करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा अलग अलग कंट्रीज में। फिर रीडिंग मैनिया, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या रोल था प्रिंट का, वो सब कुछ हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में बेसिकली सेकेंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो भी रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज द 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था, स्पेशली चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड वर्कर्स को देखा जाएगा। फिर फर्दर इनोवेशंस क्या क्या हुए थे प्रिंटिंग प्रेस में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा इंडिया के कंटेक्स्ट में जानना कि इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में के बारे में समझेंगे। फिर प्रिंट किस तरह से इंडिया में आया, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स देखेंगे एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ जो पब्लिकेशन थी, विमेन्स एंड प्रिंट फॉर द पुअर, ठीक है। एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट है वो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। ये सब हम लोग इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर पहले के पार्ट अगर आप नहीं देखे या अन्य कोई वीडियो देखना चाहते हैं रिलेटेड टू साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस फॉर क्लास 10th, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सब वहां से आप इजीली देख सकते हैं। और इसको साथ ही साथ पिंड कमेंट में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं ये सारे ही वीडियोस, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है वो हमारा 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी सॉ द वास्ट लीप इन मास लिटरेसी इन यूरोप, ठीक है, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, विमेन्स एंड वर्कर्स, ठीक है। क्योंकि लिटरेसी रेट धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन हो रहा था ह्यूमन सिविलाइजेशन में, और यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, ठीक है। 19th सेंचुरी आते रहते बहुत हो चुका था, तो चिल्ड्रन एंड विमेन्स वर्कर ये सब पढ़ने लग गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन के केस में क्या था। तो एज प्राइमरी एजुकेशन जो था वो कंपलसरी कर दिया गया था the late 19th century where children became an important category of readers, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप अगर एजुकेशन देंगे तो किताबें लगेंगी, प्रिंट होगा ही, है ना। तो चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। तो सबसे पहले ये फॉर लिटरेचर स्पेशली वो फ्रांस में सेटअप किया गया था 1857 में। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। तो नए सब्जेक्ट्स जो आते थे साइंटिफिक रिसर्च के, वो सब तो आते ही थे, साथ ही साथ में जो ओल्ड फेरी टेल्स, फोक टेल्स हुआ करती थी, वो भी आते थे, ठीक है। वो भी प्रिंट होता था फ्रांस में। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम द पीजेंट्स। और जो पीजेंट्स होते थे, कल्टिवेटर्स होते थे, वो लोग गाते थे, है ना। इंडिया में भी ऐसा होता है कि जब भी फार्मर्स काटते हैं या फसल को काटते हैं या रोपते हैं, बहुत सारे वो गीत गाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं रोपनी गीत होता है, कटनी गीत होता है, जब कटाई होता है, हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, उसी से उस वैसा ही कुछ यूरोप में भी था। और वो लोग बेसिकली ग्रिम ब्रदर्स ने बहुत साल लगा दिए इसको कलेक्ट करके एक बुक लिखने में, ठीक है। फिर उन्होंने भी इस पे पब्लिश किया। फिर एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलाइट्स, ठीक है। तो जो सूटेबल नहीं था चिल्ड्रंस के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जो एलाइट्स के, जो अमीर लोगों को वल्गर लगता था, उसे क्या किया जाता था, तो उसे पब्लिश नहीं करने दिया जाता था। और जो पब्लिशर्स ऐसा करते भी थे, अगर पब्लिश करते थे, तो उन्हें सजा भी मिलता था, ठीक है। तो ये हो गया चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से। फिर हम लोग देखेंगे विमेन का पर्सपेक्टिव क्या है। विमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों ही, ये रीडर एज वेल एज राइटर, बट जब चिल्ड्रन बेसिकली वो रीडर्स ही थे। पेनी मैगजीन्स पब्लिश होने लगी थी विच वेर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन्स एज वेर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। तो जो पेनी मैगजीन्स हुआ करती थी उसमें बेसिकली वुमेन्स के बारे में लिखा जाता था कि वो किस तरह से उस वो एक्चुअली बुक था जिसमें मैनुअल्स थे, जिसमें टीचिंग ऐसे बताया जाता था कि हाउस कीपिंग कैसे करनी चाहिए, साफ सफाई कैसी हो, खाने के कैसे बनाने चाहिए, बेसिकली वही सब चीजें दिया जाता था। पेनी मैगजीन जो भी हाउस होल्ड वर्क्स होते थे उसको सिखाया जाता था किस तरह से वुमेन्स को करना चाहिए।
सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर विमेन्स, है ना। तो कौन कौन से थे ये नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 मार्क्स या एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्टे सिस्टर, जॉर्ज इलियट, ये सारे थे, ठीक है। एंड देयर राइटिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन, ठीक है। न्यू टाइप ऑफ वुमेन क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वुमेन भी एम्पावर्ड हो रही थी, पढ़ लिख रही थी, तो समझ आ रहा था उनको। तो वो अ पर्सन विथ विल, ठीक है, विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक, ये सब कैसे हो रहा था? तो ऑब्वियसली पढ़ने से हो रहा था, लिखने से हो रहा था। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी जो पढ़ भी रही थी, साथ ही साथ में अपनी लिख भी रहे थे, वो नॉवलिस्ट भी बन रही थी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था ब्रॉन्टे सिस्टर, जेन ऑस्टिन, ये सब, ठीक है। तो ये वेमेन का है। अब वर्कर्स, वर्कर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्कर्स के टाइम पे क्या हुआ? मेनली वर्कर्स वैसे थे जो काम करते थे, उनको पास बाकी फ्री जो लेजर टाइम होता था उसमें वो लोग पढ़ते थे। तो लेंडिंग लाइब्रेरीज का जो सिस्टम था वो स्टार्ट हो चुका था। यूरोप में तो बहुत पहले ही 17th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हो ही चुका था, एंड इंग्लैंड में भी ये धीरे धीरे आ चुका था। became instrumental for educating white collar workers, artisan and lower middle class people। तो जो वर्कर क्लास के लोग, तो एडुकेटिंग व्हाइट क्लास वर्कर, आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास, ये लेंडिंग लाइब्रेरीज बेसिकली वैसे लाइब्रेरीज थे जहां पर आपको कुछ पैसे देने होते थे और आप बुक कुछ दिनों के लिए आप लेंड कर सकते थे। फिर आप अगर वापस बुक कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो वो पैसा देकर जैसे कहा जाता है भाड़े पे लेना, ठीक है, वही चीज है लेंडिंग लाइब्रेरीज। फिर आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टेड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर वर्किंग आवर जो था धीरे धीरे क्या हो रहा था, मिड 19th सेंचुरी में 1850 के आसपास में वर्किंग आवर कम कर दिया गया था। पहले 12-14 घंटा काम करते थे, उसमें अब वो कटौती हो गई थी। इसीलिए उनको फ्री टाइम बहुत ज्यादा मिल जा रहा था। अगर फ्री टाइम मिल रहा था तो वर्कर्स अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दे रहे थे, ठीक है। तो वो इस पे भी फोकस कर रहे थे। दे ऑल्सो रोड पॉलिटिकल ट्रैक्ट एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर, ठीक है। तो पॉलिटिकल ट्रैक्ट भी वो लोग लिखते थे एंड ऑटोबायोग्राफीज भी वर्कर्स लिखते थे, ठीक है। तो ये था हमारा 19th सेंचुरी में फॉर चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स। अब इनोवेशंस क्या क्या हुए थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बाय द मिड 19th सेंचुरी, रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क has perfected the power driven cylindrical press। तो ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिसिटी से ये चलती थी सिलिंड्रिकल प्रेस। इसमें खासियत क्या थी? तो दिस वाज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। बहुत था उस समय में, ये बहुत हुआ करता था। 8000 शीट्स हर घंटे प्रिंट होते थे। द प्रेस वाज पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, और ये मेनली न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। In the late 19th century, the offset press was developed, which could print up to 6 color of at a time, ठीक है। और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें और भी इनोवेशंस हुए थे जिसमें 6 कलर्स जो थे वो भी प्रिंट होने लगा था। अलग अलग कलर्स में भी ये प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका था, तो ये इनोवेशन हुआ था। फिर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर कंटिन्यूअसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रेटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको उसमें इनोवेशंस लाना जरूरी है, ठीक है। तभी वो प्रोडक्ट जो है वो लोग खरीदते खरीदते रहेंगे। टाइम के साथ साथ हमें प्रोडक्ट में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। तो 19th century periodicals serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novels, ठीक है। फिर in 1920 in England popular works were sold in cheap series called the shilling series। ये important है, ठीक है। बहुत कम दामों में पॉपुलर वर्क्स क्या किया जाता था, कम रेट में सोल्ड किया जाता था। अगर दाम कम रहेगा, रेट कम रहेगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। और इसी को ही सेलिंग सीरीज कहा जाता था। फिर डस्ट कवर भी स्टार्ट किया गया था। ये सारे इनोवेशंस है, ठीक है, ये सारे ही इनोवेशंस, और इससे क्वेश्चंस बहुत बहुत चांस रहता है बनने के। द डस्ट कवर ऑफ द बुक जैकेट इज ऑल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन, ठीक है। तो वो डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखता था, क्योंकि उस समय जो किताबें होती थी वो एक बहुत कीमती चीज हुआ करती थी, ठीक है। आज भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा हम लोग मायने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उस समय किताबों को डस्ट से बचाने के लिए वो डस्ट कवर लगाया जाता था। साथ ही साथ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, पब्लिशर ब्रॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशंस। और ये कब हुआ था? तो जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, जब वर्ल्ड में एक रिसेशन आ चुका था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे पूरा रिसेशन, मंदी आ चुका था, तो उसको ही हम लोग ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। 1930s में उसका इम्पैक्ट जो था वो वर्ल्ड वाइड था,
ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ था, पैसे नहीं थे उतने लोगों के पास, तो चीप पेपर बैक एडिशंस निकाले गए थे जिनका पेपर का जो क्वालिटी था वो कम कर दिया गया था ताकि लोग आसानी से खरीद सके बुक। तो ये सारे इनोवेशंस हुए थे, ठीक है। तो ये इनोवेशन से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनोवेशन। नेक्स्ट हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, और इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस रहेंगे, हर बार ये इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट आने से पहले भी इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, जो कि हम लोग बेसिकली लीव्स पे लिखा करते थे, पाम लीव्स पे लिखा हुआ होता था, ठीक है। तो इंडिया, आपने वेदास में एंशियंट जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ा ही होगा मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। तो इंडिया हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन एज वेल एज वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो संस्कृत तो हमारा ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ही, अरबिक एंड पर्शियन जब इस्लामिक राइज होने लगा तो ये भी हमारे कंट्रीज में होने लगा, और साथ ही साथ जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है, तमिल, तेलुगु और भी जो भाषाएं हैं उसमें भी लिखे जाने लगे उर्दू में। फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर एंड वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बेसिकली पाम लीव्स है जिसपे हैंड या फिर हैंडमेड पेपर जिसपे लिखा जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली फोटो जो है वो गीता गोविंदा का है, ठीक है। दिस इज अ पाम लीफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अकॉर्डियन फॉर्मेट। आपने चाइनीज वाला पढ़ा होगा जिसमें स्टिच किया जाता था, तो ये भी अकॉर्डियन फॉर्मेट में ही इसको फोल्ड करके स्टिच करके रखा जा सकता था, क्योंकि बहुत हम लोग इसके ड्रॉबैक्स भी देखते हैं। देयर वेर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और सीवन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो पाम लीव्स बहुत डेलिकेट और उसको डेलिकेट होते, एक्सपेंसिव भी होंगे और साथ ही साथ फ्रेजाइल होते हैं, इसीलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको उसको वुडन कवर में रखा जाता था एंड धागे से बांधा जाता था, ठीक है। क्योंकि ड्रॉबैक्स है, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रजाइल, दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली, ठीक है, नहीं तो फट उठ सकते थे। एंड दे कुड नॉट रीड इजीली एज द स्क्रिप्ट वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। और इसमें पढ़ना उतना आसान नहीं होता था, क्या लिखा हुआ डिसाइफर करना बहुत आसान नहीं होता था, इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ। इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स आज के समय में भी बहुत कम यूज होता है, रिलीजियस पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, इसको बहुत अच्छे से केयर करना पड़ता है, नहीं तो साथ ही साथ में इसमें अगर दीमक उमक लग जाए तो ये खराब भी हो सकता है, तो ये भी है। तो ये सारे हैं ड्रॉबैक्स फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस आने से पहले भी प्री कॉलोनियल टाइम पे भी बंगाल में बहुत सारे प्राइमरी लेवल पे विलेज में स्कूल हुआ करते थे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स वर ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, लेकिन उस समय क्या होता था, स्टूडेंट्स को रीड करने का मौका नहीं मिलता था, वो रीड नहीं कर पाते थे, उनको सिर्फ आदेश मिलता था राइट करने के लिए, लिखने के लिए कहा जाता था। तो टीचर बेसिकली क्या करते थे, टीचर्स डिक्टेटेड द पोर्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टूडेंट्स रोट देम डाउन। तो टीचर्स को ओरली नॉलेज मिला हुआ था, तो वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, डिक्टेट करते थे और स्टूडेंट जो थे वो लिखते थे, ठीक है। तो मेनी ऑफ दस बिकेम लिटरेट, तो वो लिटरेट तो बन गए लेकिन विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, असर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो वो पढ़े लिखे तो हो जा रहे थे लेकिन वो रीड नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ लिखना जानते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में लिटरेट उसे हम लोग नहीं कहेंगे, लिटरेट उसी को कहेंगे जो पढ़ लिख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो वो लिख तो सकते थे लेकिन रीड नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं आता था, तो ये प्री कॉलोनियल बंगाल वाले में हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग जान लेंगे कि प्रिंट किस तरह से इंडिया में आता है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, वो केम टू गोवा विद पोर्चुगीज मिशनरीज, है ना। तो सबसे पहले जो आए थे वो पोर्चुगीज ही थे, और सो जब सबसे लेट गए थे इंडिया से वो पोर्चुगीज ही थे, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है ना ब्रिटिशर्स थे, ऐसा नहीं है, पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लेट भी गए थे। 1961 में गोवा में लिबरेशन वॉर हुआ था, तब जाके वो गए थे, ठीक है। तो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो गोवा में आया था इन द मिड 16th century, और साथ ही साथ बाई 1674 अबाउट 50 बुक्स हैव बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कन्नड़ा लैंग्वेज बुक में, एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही दिया था, ये एक्चुअली में कन्नड़ लैंग्वेज है जो कि कर्नाटक का स्टेट लैंग्वेज है ना। तो कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, गोवा कोंकण कोस्ट में, एंड
कन्नाडा लैंग्वेज जो कर्नाटक में है। फिर कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 इन कोचीन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है, ठीक है, जिसको भी जानना जरूरी है। ये फर्स्ट जो तमिल बुक थी वो 1579 में आई थी कोचीन में, एंड 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक छपी थी। ठीक है, तो सबसे पहले गोवा में, जो कि पोर्चुगीज लाए थे, और कोंकणी और कन्नाडा लैंग्वेज में 1674 में आज छप गई थी। फिर कैथोलिक प्रीस्ट जो तमिल में छापे थे 1579 में, एंड 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक भी छप चुकी थी। By 1710, Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translated of older works। तो ये तो हो गया कि किस तरह से साउथ इंडिया में स्पेशली प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आया था इंडिया में। ठीक है, तो अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है कैसे आया था हिस्ट्री, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, मोरलेस आपको पता चल जाएगा कि गोवा में पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस था, तमिल में जो डच प्रोटेस्टेंट्स थे। ठीक है, फिर कैथोलिक प्रीस्ट का भी क्या रोल था, ये सब भी आप लिख सकते हैं। बट फ्रॉम 1718 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जेम्स अगस्टस हिक्की बिगैन टू एडिट द बंगाल गैजेट। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर हुआ करती थी बेसिकली, वीकली मैगजीन दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल। ठीक है, तो बंगाल गैजेट जो एडिटर थे उस समय वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और वो क्लेम करते थे कि एक कमर्शियल पेपर है, सबके लिए ओपन है, और ये किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। ठीक है, दैट इज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली रन कर रहे थे। और जो जेम्स अगस्टस हिक्की थे वो काफी बार पब्लिश करते थे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स। ठीक है, तो जो स्लेव से जो स्लेव ट्रेड का जो काला रियलिटी था, ब्लैक ट्रूथ था, वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की लिखते थे। किस तरह से प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इंडिया से स्लेव्स खरीदा जाता था, इवन अफ्रीका से खरीदा जाता था, और वो यूरोप में बेच दिया जाता था, अमेरिका में बेच दिया जाता था। वो सब जेम्स ऑगस्टस अपने वीकली मैगजीन बंगाल गैजेट में लिखते थे। But he also published a lot of gossips about the company's senior officials in India। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स थे उनके बारे में भी ये लिखते थे। और इसी के कारण क्या हो गया, तो जेम्स अगस्टस हिक्की को प्रोसिक्यूट कर दिया गया था बाय द गवर्नर जनरल, उस समय के वैरन हेस्टिंग थे। कि इसीलिए क्योंकि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गॉसिप्स थे वो पब्लिकली बाहर आ जाते थे, तो इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यूरोपियंस और स्पेशली ब्रिटिशर्स का जो इमेज था वो डाउन होते जा रहा था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एंड द फर्स्ट प्रिंटेड इंडियन न्यूज़पेपर टू अपीयर वाज वीकली बंगाल गैजेट। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि जो जेम्स अगस्टस हिक्की लेकर आए थे वो बेसिकली बंगाल गैजेट एक वीकली मैगजीन थी, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंटेड इंडियन न्यूज़पेपर वो भी वीकली बंगाल गैजेट ही थी। ठीक है, और वो कौन लाया था, तो ब्रॉट बाय गंगाधर भट्टाचार्य। बहुत बार लिखा जाता है जेम्स अगस्टस हिक्की, तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया जाता है एमसीक्यू में। तो वीकली अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए बंगाल गैजेट की, तो वो गंगाधर भट्टाचार्य ने लाया था। और अगर मैगजीन की बात की जाएगी तो वो जेम्स अगस्टस हिक्की की। और जो गंगाधर भट्टाचार्य थे वो राजा राम मोहन रॉय के बहुत ज्यादा क्लोज थे। ठीक है, फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, क्योंकि उस समय इंडिया जो था वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं था, वो कुछ हद तक ऑर्थोडॉक्स हुआ करता था। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्रंटेड द चेंजेस हैपनिंग विद द कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वेज, है ना। तो अलग अलग जो ग्रुप्स थे हिंदू मुस्लिम, वो अलग अलग कॉलोनियल रूल को अलग अलग वे में ले रहे थे, एंड ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस को जो इंडियन ट्रेडिशनल रिलीजन वाला इशू था उस पर बहुत ज्यादा वो क्रिटिसाइज करते थे। सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपिंग फॉर रिफॉर्म। ठीक है, तो कुछ इंडियंस तो क्रिटिसाइज करते थे, जिनमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, और ये चाहते थे कि ये जो रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है, while others countered the argument of the reformers। और जो ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम में, वो ये रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते थे, जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देना चाहते थे। दिस डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। ठीक है, तो पब्लिक डिबेट भी होता था, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी छपता था। तो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड न्यू आइडियाज बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट। तो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स छपने से क्या हो गया,
डिबेट्स होने लग गए और लोगों को जानकारी मिलने लगी, लोग आपस में बातचीत करने लग गए थे, ठीक है। तो उससे बहुत अच्छा एक धीरे धीरे माहौल बन रहा था, इंटेलेक्चुअल जो राइज था वो बढ़ रहा था। दिस वॉज द टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर द मैटर सच एस विडो इमोलेशन, जिसकी मेनली सती सिस्टम, सती प्रथा की बात की जा रही है। मोनोथीज्म, जो सिर्फ एक गॉड को हम लोग, ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत सारे गॉड को हिंदू में मानते हैं, लेकिन मोनोथीज्म एक ही गॉड, एक सुप्रीम गॉड में बिलीव करते हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन ज्यादातर फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, ठीक है, ये भी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लोग इसको रेसिस्ट कर रहे थे, जबकि राजा राम मोहन रॉय इन सब इसमें रिफॉर्म्स लाने चाह रहे थे, और आइडोलेट्री जो मूर्ति पूजा थी, ठीक है, ये सब रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। तो राजा राम मोहन राय पब्लिश करते थे संवाद कौमुदी, तो ये भी न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, कि ये कौन कौन, ये कौन छापते थे, या राजा राम मोहन राय कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, वो थे संवाद कौमुदी 1821। डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियंस, ठीक है। तो दोनों में ही प्रिंट पे ही लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। कि संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय ये सब जो प्रथाएं थी उनको खत्म करना चाहते थे, उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थे उनका भी एक पेपर हुआ करता था, वो था समाचार चंद्रिका, जिसमें राजा राम मोहन रॉय और भी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको क्रिटिसाइज करते थे। फ्रॉम 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर वर आल्सो पब्लिश्ड, ठीक है। तो पर्शियन न्यूज़पेपर भी धीरे धीरे आने लग गया, जैसे जमाई जहान नामा एंड शमसुल अकबर, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज़पेपर भी आपको याद रखने होंगे। पर्शियन न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, तो जमाई जहान नामा एंड शमसुल अकबर। एट द सेम ईयर गुजराती न्यूज़पेपर भी, जो बॉम्बे वाला रीजन था वहां पर भी स्टार्ट हो गया था, द बॉम्बे समाचार, ये भी स्टार्ट हो चुका था। और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली क्या था, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वो ज्यादा था, तो द उलामा फियर्ड दैट colonial rules would encourage conversion and change the Muslim personal law। तो उलामा कौन होते थे, तो उलामा जो इस्लाम में जो प्रिस्ट होते हैं, है ना, जो मुफ्तीज होते हैं, जो जिनका रिलीजियस नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो उन्हीं को मेनली उलामा कहा जाता था। उनको डर लगता था कि जो कॉलोनियल रूल्स हैं, ठीक है, और ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, वो जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, मुस्लिम का पर्सनल लॉ उसको कहा जाता है शरिया लॉ, ठीक है, जो कुरान से चलता है, ठीक है, ठीक है, कुरान के जो, जिसमें कुरान में जो भी कुछ लिखा हुआ है उससे चलता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को अच्छा लगता था, लेकिन कॉलोनियल रूल्स आने के बाद उलामा जो थे उनको डर लग गया था कि ऐसा होगा तो जो हमारा जो कन्वर्सन है वो होने लगेगा, हमारी जो पीढ़ियां होंगी वो सही नहीं होंगी, है ना। तो इसीलिए टू काउंटर दीज दे यूज्ड चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस, पब्लिश्ड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स। तो वो लोग फिर क्या करने लगे, तो अपने जो कुरान है उसको पब्लिश करने लग गए, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पब्लिश करने लगे चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस में, कम रेट पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग पढ़ सके और इससे इसको ही फॉलो करें, और जो कॉलोनियल रूल है और कॉलोनियल जो इंस्ट्रक्शन है उसको ना फॉलो करें, ठीक है। तो ये उलामा करते थे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। द दियोबंद सेमिनरी फाउंडेड इन 1867 पब्लिश थाउजेंड अपॉन थाउजेंड फतवास टेलिंग मुस्लिम्स रीडर्स हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन एवरीडे लाइफ्स एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स। तो ये जो देवबंद सेमिनरी थी इसका काम ही यही था, ठीक है, जो कि 1867 में फाउंड हुआ था, बहुत सारे फतवास जारी कर रहे थे। फतवास बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ एडवाइजरी है, ठीक है। तो भाई, और ये कौन जारी करता है, तो ऑब्वियसली जो मुफ्तीज होते हैं, जो हेड प्रीस्ट होते हैं एक तरह से, जिनको बहुत सारा रिलीजियस नॉलेज होता है, तो ये जारी करते थे कि, और उसमें लिखा रहता था कि इस्लामिक सच्चा मुस्लिम कौन होता है, उसे क्या क्या लाइफ डेली बेसिस पे क्या क्या करने चाहिए, एंड इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स को, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरिया लॉ, उसको सब कुछ उसमें दिया होता था। तो ये काम कौन करता था, जो दियोबंद सेमिनरी का काम होता था। हिंदूज में भी ऐसा कुछ होने लग गया था, ठीक है। हिंदूज टू प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, तो वो भी रिलीजियस टेक्स्ट छापने लगे, स्पेशली इन द वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ये छपने लगे। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, वो एक 16th सेंचुरी टेक्स्ट, केम आउट फ्रॉम कैलकाटा इन 1810,
ठीक है। तो रामचरितमानस जो था वो 1810 में कलकत्ता में सबसे पहला पब्लिश हुआ था। From the 1880s, the Naval Kishore Press at Lucknow and Sri Venkateshwara Press in Bombay published numerous religious texts in vernacular languages. तो हिंदू रिलीजन में भी धीरे धीरे क्या हो गया, रिलीजियस टेक्स्ट वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लग गया। अलग अलग जो ये पब्लिशर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कैलकाटा वाला, ठीक है, एंड नवल किशोर प्रेस लखनऊ में, श्री वेंकटेश्वरा प्रेस ऑफ बॉम्बे। आज के समय में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस है जिसको गीता प्रेस कहा जाता है, जो कि बेसिकली गोरखपुर में है, गोरखपुर यूपी में है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश करते रहता है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। रिलीजियस टेक्स्ट therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussions, debates and controversies within and among different religions। ठीक है। तो रिलीजियस टेक्स्ट है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन हो, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत लोगों तक पहुंचने लगा, एनकरेजिंग हो रहा था, डिस्कशंस होने लगे थे, डिबेट्स होने लगे, तो साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज भी इमर्ज हो रहे थे विद इन एंड अमॉन्ग द डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है। तो रिलीजन के अंदर में भी हो रहा था, सेम रिलीजन के अंदर भी, और दो रिलीजन्स के बीच में भी डिफरेंसेस, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रहे थे। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो रहा था रिलीजियस टेक्स्ट छपने के बाद। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ conflicting opinions amongst the community but is also connected communities and people in different parts of the India। ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट तो हो ही रहते, कन्फ्लिक्टिंग ऑप्लिकेशन ओपिनियंस तो हो ही रहते, साथ ही साथ में जो अलग अलग कम्युनिटीज थे उनको जोड़ा भी जा रहा था, तो दोनों ही चीज हो रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट से ही कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये बहुत आप इस तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देके इसको समझा सकते हैं। फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस में देखा जाए तो प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग्स। ठीक है। As more and more people could now read, they wanted to see their own lives and experiences, emotions and relationships reflected in what they read। ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों का पढ़ने की इच्छा बढ़ रही थी, वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो उनमें उनमें भी इनोवेशन चाहिए था, उनमें भी जिस तरह से वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस करना चाहते, इमोशंस, रिलेशनशिप, वो सब कुछ वो लिखना चाहते थे। ठीक है। तो रिलीजियस टेक्स्ट तो हो चुका था, लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंजेस लाना चाहते थे। द प्रिंटिंग प्रेस लेड टू अ न्यू विजुअल कल्चर इन इंडिया। ठीक है। विजुअल कल्चर मतलब क्या, जहां पर फोटोग्राफी आने लग गया इंडिया में, जिस तरह से हम लोग ने जापान में उकियो वाला पढ़ा था, ठीक ना, पार्ट वन में, उसको भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला। एंड विजुअल कल्चर स्टार्ट हो गया था, पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटर में, प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन, तो वो प्रिंट करते थे बहुत सारा। फिर चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर बिकेम इजीली अवेलेबल। आज के समय में भी देखेंगे, चाहे वो गरीब का घर हो या अमीर का, कैलेंडर तो होता ही है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट होते हैं। ठीक है। और बहुत आसानी से और कम रेट पे भी मिल जाता है, एंड कुड बी bought even by the poor to decorate their homes। ठीक है। These print began shaping popular ideas about modernity and traditions, religion and politics, society and culture। ठीक है। तो ये सारे जो है राजा रवि वर्मा, ये सब इस पे भी ड्राइंग्स बनाते थे, स्केचिंग करते थे, और जो कैलेंडर्स चीप प्रिंट हुआ करती थी, इस पे भी मॉडर्निटी, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, इन सब पे पिक्चर्स आती थी। ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा जो लोग थे उस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे। बाय द 1870s क्या होने लगा, तो कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स जो है वो स्टार्ट हो गए पब्लिशिंग, बहुत सारे जर्नल्स, न्यूज़पेपर में कार्टून्स, कैरिकेचर्स स्टार्ट हो गए थे। आज के समय में भी बहुत, हर न्यूज़पेपर में लगभग कार्टून कैरिकेचर्स आते ही आते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज के हो, कार्टून कैरिकेचर्स बहुत आते हैं। बहुत फेमस कार्टूनिस्ट थे हमारे आर के लक्ष्मण, आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, एनसीईआरटी बुक्स में तो इनके कार्टून कैरिकेचर्स रहते ही रहते हैं। सम कार्टून्स में क्या होता था, मेड फन ऑफ इंडियंस ब्लाइंडली फॉर कॉपिंग द वेस्ट, है ना। तो इंडियंस बेसिकली कॉपी करते थे उस समय में, और आज समय में भी देखा जाए तो हम लोग कुछ हद तक वेस्ट को कॉपी करते हैं। तो इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो इंडिया का फन मजाक उड़ाते थे। एंड साथ ही साथ में इंडियन जो थे, वाइल इंपीरियल कैरिकेचर्स मेड फन ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट, एंड साथ ही साथ इंडियंस भी जो थे वो ब्रिटिशर्स के जो कॉलोनियल रूल थे उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। तो एक दूसरे पे हम लोग कार्टून कैरिकेचर्स करते रहते थे। तो ये सारे जो विजुअल कल्चर थे वो स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं विमेन इन प्रिंट के। ठीक है। तो लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वे। ठीक है। तो विमेन से रिलेटेड बहुत कुछ बहुत
अच्छे तरह से लिखना स्टार्ट हो गया था, बहुत विविडली, बहुत डीपली लिखना स्टार्ट हो गया था। वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज्ड एनॉर्मसली इन द मिडिल क्लास होम्स। मिडिल क्लास होम जिनमें जिनके हस्बैंड बहुत ज्यादा लिबरल्स थे, जिनके फादर लिबरल्स थे, वो क्या करते थे अपने, वो बिगैन एडुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट द होम। ठीक है, तो वो लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल जाता था, एंड ऑल्सो सेंट देम टू स्कूल्स व्हेन वुमेन स्कूल्स वर सेट अप इन द सिटीज एंड टाउन आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी। तो वुमेन्स को पढ़ने का भी अधिकार मिल गया था, है ना, तो उनके जो हस्बैंड फादर हुआ करते थे वो पढ़ाते भी थे, जो भी लिबरल्स थे। और जो, बट ऐसा हर फैमिली में तो लिबरल्स नहीं होते थे ना, तो जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे वो बिलीव करते थे कि अगर लड़की या महिलाएं पढ़ लिख लेगी तो दे वुड बी विडोड, है ना। तो ये उनकी थिंकिंग हुआ करती थी उस समय में, कि ये विडो हो जाएंगे, या वो अपने पति के, अपने हस्बैंड का नहीं कहना मानेंगे, वो सोसाइटी में फिट नहीं होंगे, ये सब धारणाएं थी। मुस्लिम को ये डर था कि दैट एडुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। तो ये बहुत बहुत क्रूड सेंटेंसेस है ना। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर विमेन्स पढ़ लिख लेंगी, कुछ रोमांटिक नॉवेल्स अगर पढ़ लेती है उर्दू में, तो ये थोड़ी कम मुस्लिम हो जाएगी। और बहुत कुछ ऐसे सोसाइटीज में ऐसे नॉर्म्स बने हुए हैं, आज के समय में भी ऐसे नॉर्म्स बने हुए हैं। लेकिन कुछ रिबेल वेमेन थी जो ये सब नहीं मानती थी। उनमें से कौन कौन सी थी ऐसे, तो वो थी, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे राज सुंदरी देवी। ठीक है, तो वुमेन्स को बेसिकली अब देखेंगे कि राज सुंदरी देवी जो थी, यंग मैरिड गर्ल इन वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन। तो वो किचन में छुप छुप कर पढ़ना स्टार्ट करती थी, और पढ़ते पढ़ते वो थोड़ी बहुत लिटरेट हो गई थी, और उन्होंने लेटर में ऑटोबायोग्राफी लिखा जिनका नाम था आमार जीवन। ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876, और ये इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली कौन थे, तो अमर जीवन, और लिखा किसने था, तो राज सुंदरी देवी ने लिखा था। फिर मेनी अदर वुमेन राइटर्स जैसे कि कैलाश बाशिनी देवी, ठीक है, हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन लाइक देयर इम्प्रिजनमेंट एट होम, इग्नोरेंस एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट इन देयर राइटिंग्स। तो कैलाश बासिनी देवी ने भी ऐसा एक्सपीरियंसेस, अपने जो एक्सपीरियंस होते थे, तो जिस तरह से विमेन को एक नौकर की तरह रखा जाता था, ठीक है, इम्प्रिजन किया जाता, घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और अनजस्ट जो ट्रीटमेंट था मेल और फीमेल्स का, वो सब कौन, तो कैलाश बासिनी देवी, राज सुंदरी देवी, ये सब लिखना स्टार्ट कर चुकी थी। फिर और भी थे ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नैरेटेड द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट हिंदूज वेमेन स्पेशली विडोज। ठीक है, तो अपर कास्ट हिंदूज के मेनली ये करती थी, उनके बारे में लिखती थी, और जो स्पेशली विडोज थी, ठीक है, अपर कास्ट में कहा जा रहा है, ठीक है, अपर कास्ट जो हिंदू ब्राह्मण्स वेमेन थी उनके बारे में ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई लिखती थी। फिर तमिल राइटर्स जो थे एक्सप्रेस्ड द पुअर स्टेटस ऑफ वेमेन, ठीक है, और वो लिखती थी, तमिल राइटर्स ने कोट किया है कि फॉर वेरियस रीजंस माय वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ ऑफ माय लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स। ठीक है, तो उनको बहुत खुशी मिलती थी, किताबें पढ़कर, लिख कर उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, ये तमिल राइटर्स का कहना था। बाय द अर्लियर 20th सेंचुरी जर्नल्स रिटन बाय वुमेन बिकेम पॉपुलर। और धीरे धीरे क्या हो गया, 20th सेंचुरी मतलब 1910 1920 के आसपास में जो नॉवेल्स विमेन्स लिखा करती थी वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गए थे। ठीक है, विच हाईलाइटेड द इश्यूज लाइक विमेन्स एजुकेशन, विडोहुड एंड विडो रीमैरिज। ठीक है, तो इन सब पे मेनली बहुत सारी महिलाएं लिखना स्टार्ट कर दी थी, जैसे आपने बताया राज सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, ये सब लिखना स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत सारी जो विमेन्स थी वो और ज्यादा प्रभावित होती थी इन सब से। सम ऑफ दम हाईलाइटेड फैशंस लेसन्स टू women एंड एंटरटेनमेंट थ्रू शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी फीमेल्स थी जो फैशन लेसन्स भी लिखती थी, वैसे किताबें भी छापती थी जिनमें फैशन किस तरह से किया जाता है, एंटरटेनमेंट सोर्स क्या होती थी फीमेल्स के लिए, वो सब करती थी। ठीक है, फिर इन पंजाब में जो राम चड्ढा थे पब्लिश्ड द फास्ट सेलिंग कौन सी बुक, तो स्त्री धर्म विचार। ठीक है, तो ये पंजाब में रामचंद्र ने स्टार्ट किया था पब्लिशिंग, जिसमें क्या लिखा हुआ था, तो टू टीच वेमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। तो आप देख सकते हैं कि मेन होकर वो कहा जा रहा है कि किस तरह से एक महिला एक ओबीडियंट, एक सबसे सुंदर सुशील वाइफ बन सकती है ना। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स विद अ सिमिलर मैसेज, कि एक
कैसे सबसे अच्छी वाइफ कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखा जा रहा था भाई। राम चड्ढा जो कि स्त्री धर्म विचार एंड द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, पंजाब में बेसिकली हो रहा था। इन बंगाल में अगर देखा जाए तो एंटायर एरिया इन सेंट्रल कैलकाटा, जो बटाला वाला रीजन है बेसिकली उस समय, वाज डिवोटेड टू बी द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। तो वो हब बन चुका था कैलकाटा, क्योंकि कॉलोनियल टाइम में कैलकाटा जो था वो कैपिटल था, है ना। तो और जो सेंट्रल कैपिटल था और ये सेंट्रल कैलकाटा था, द बटाला वाला रीजन, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स प्रिंट किए जाते थे। और ये आज के समय में अगर देखा जाए तो जो कैलकाटा का कॉलेज स्ट्रीट है, जहाँ पर आपको दुनिया की हर किताबें मिल जाएंगी, जो भी आप ढूंढेंगे वो मिल ही जाएंगी, चाहे वो सेकंड हैंड फॉर्म में हो या फर्स्ट हैंड फॉर्म में, मिलने का बहुत चांस रहेगा। हेयर यू कुड बाई चीप एडिशंस ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो आज के समय में भी और उस समय में भी बहुत आसानी से बुक मिल जाता था। एज वेल एज लिटरेचर दैट वाज कंसिडर्ड ऑब्सीन एंड स्कैंडलस, ठीक है। तो वैसे लिटरेचर्स भी मिलते थे जो कि बेसिकली स्कैंडलस थे, सेडिशियस थे, है ना, सेंसुअस थे, वो सब भी आपको उस समय में मिल जाता था, ठीक है। तो ये इस पे सेंसरशिप लगी होती थी। अब हम सेंसरशिप पे भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रिंट एंड द पुअर पीपल का क्या रिलेशन था। तो विमेन, चिल्ड्रंस, वर्कर्स, इस सब पे फोकस कर लिया। और विमेन्स वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो उससे चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। और पुअर पीपल का भी अगर कनेक्शन देखा जाए तो फ्रॉम द लेट 19th century issues of caste discrimination began to be written about in many printed texts and essay, ठीक है। तो लेट जैसे हम लोग आते जा रहे थे, इंडिपेंडेंस गेन करते, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होने लग गया था, ठीक है। तो उसके बारे में भी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से भी रिलेटेड बहुत कुछ आने लग गया था। जो ज्योतिबा फुले थे, है ना, ये भी लोअर कास्ट से थे, तो रोट अबाउट देयर इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिज गुलामगिरी, ठीक है। तो गुलामगिरी मेनली ज्योतिबा फुले ये महाराष्ट्र रीजन से थे। इन द 20th सेंचुरी जो बी आर अम्बेडकर थे, ये भी लोअर कास्ट के थे, पुअर थे इन महाराष्ट्र। एंड ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें वो मद्रास रीजन से बिलोंग करते थे, उन्हें पेरियर भी कहा जाता है, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर रोट पावरफुली ऑन कास्ट एंड देयर राइटिंग्स वेर रेड बाय पीपल ऑल ओवर द इंडियन। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स एंड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो पेरियर एंड बी आर अम्बेडकर जी। फिर काशी बाबा, कानपुर मिल वर्कर, रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938। बहुत सारे कानपुर के मिल वर्कर्स और भी जगह के मिल वर्कर्स ये प्रिंट कर रहे थे टू शो द लिंक्स बिटवीन द कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुअर थे, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो भी किताबें लिखना स्टार्ट कर चुके थे। और जिस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, क्लास डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, छूत अछूत की उस समय जो बात होती थी, वो सब कुछ ये सब लिखते थे, ठीक है। ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर जो कि पेरियार कहा जाता था, फिर काशी बाबा, कानपुर मिल वर्कर के, ठीक है। तो ये सब कुछ ही लिखा जाता था। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जो कि बेसिकली प्रिंट एंड सेंसरशिप पे है, ठीक है। तो प्रिंट और सेंसरशिप में भी, क्योंकि सारे बुक्स तो प्रिंट नहीं किया जा सकते थे, बहुत सारे जो यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, वो उस पे सेंसरशिप लगाते थे, वो सेंसर कर देते थे। उसी में सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, उसे कहा जाता था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो in 1878 the vernacular press act was passed, modeled on the Irish press law, ठीक है। तो आयरलैंड आयरलैंड में जिस तरह से आयरिश प्रेस लॉ लॉ था, उसी तरह से ये उसी से ही इन्फ्लुएंस्ड था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या किया गया था, तो इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस। तो जो वर्नाकुलर इंडियन भाषाएं थी, लोकल भाषाएं थी, अगर उसमें कुछ भी प्रिंट होता है तो उस पे गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है उसको सेंसर करने का, उसे रोकने का, ठीक है। क्योंकि उनको वर्नाक्युलर लैंग्वेज तो समझ आता नहीं था। अगर वो इंग्लिश में लिखेंगे तो वो लोग आसानी से समझ लेंगे और उसको रोक देंगे। लेकिन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को नहीं समझते थे ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, इसीलिए उसको उस पे पूरा तरह से एक्सटेंसिव राइट मिल चुका था इस एक्ट आने के बाद में, ताकि अगर ऐसा कुछ भी प्रेस में लिखेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वो क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से सेंसर कर देंगे। From now on, the government kept regular track on the vernacular newspaper published in different provinces, चाहे वो बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास प्रेसिडेंसी, सारे प्रेसिडेंसी में ये लागू हो चुका था। When a report was judged as seditious, और अगर seditious मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट के
ब्रिटिशर्स के प्रति या यूरोपियंस पावर के अगेंस्ट कुछ भी लिखा जाता था वो सेडिशियस माना जाता था, ठीक है। वो एक देशद्रोह का मिला माना जाता था उस समय में। तो वैसे न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को वार्न किया जाता था, और अगर वार्निंग्स को इग्नोर किया जाता था तो अगेन वो उसको सीज कर देते थे एंड कॉन्फिस्केट कर देते थे। इवन जो उसके जो पब्लिशर्स थे, जो वर्कर्स थे, उन्हें मारा पीटा जाता था, जेल में भी भर दिया जाता था, ठीक है, उनका मर्डर भी हो जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूड एक एक्ट लाया गया था बाय द यूरोपियंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। Despite repressive measures, nationalist newspaper grew in numbers in all part of India. ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा रिप्रेस करते थे, अपना पावर शो करते थे, लेकिन धीरे धीरे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे पूरे इंडिया में। उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पंजाब रिवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907 में, ठीक है। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत ज्यादा इसके बारे में लिखते थे, ये इंसिडेंट के बारे में, जो कि अपने बाल गंगाधर तिलक का जो न्यूज़पेपर था वो केसरी था, है ना। तो केसरी में बेसिकली पंजाब रिवॉल्यूशनरीज वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक लिखते थे। और इसके कारण क्या हुआ, 1908 में उन्हें जेल कर दिया गया, ठीक है, और बड़े लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा गया, ठीक है। तो ऐसा उन्हें बहुत बार जेल में रखा गया, पीटा गया, मारा गया, फिर भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर जो थे वो धीरे-धीरे ग्रो करने लगे। तो ये सब कुछ था, हम लोग देख चुके हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में, है ना। तो ये बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है और जो हर सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें सारे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, एंड टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।